अगर आप दिल्ली या फिर गुड़गांव जैसे बड़े शहरों के आसपास रहते हैं तो आपने कभी न कभी नजफगढ़ वेटलैंड या फिर बसई वेटलैंड के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं वेटलैंड के बारे में थोड़ा विस्तार में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये वेटलैंड्स दिल्ली गुड़गांव जैसे शहरों के लिए इतने जरूरी हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को भी याद से दबा दें। तेजी से खेती की जमीनों का होता शहरीकरण, और वो भी खास तौर पर भारत और दूसरे डेवलपिंग नेशंस में जहां लोग कामकाज की तलाश में हर रोज शहरों का रुख करते रहते हैं। ऐसे शहरों में पानी की समस्या एक बड़े तौर पर देखी गई है। जमीन के नीचे पानी का घटता स्तर और लगातार कटते पेड़ इन शहरों के लिए कई तरीके के खतरे लेकर आते हैं। इसी कड़ी में वेटलैंड्स कुदरत द्वारा दी गई एक ऐसी प्राकृतिक सौगात है जो कि इन शहरों को किसी भी तरह की आपदा से बचाते हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन जीने के तरीके बदल रहे हैं, पानी की मांग भी उसी तरह बढ़ती जा रही है। वेटलैंड्स पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने और गंदे पानी की सफाई के लिए एक नेचुरल सोर्स के रूप में एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करते हैं। इसी दिशा में अगर हम बात करें तो कई सवाल सामने उजागर होकर आएंगे कि आखिर ये वेटलैंड्स होते क्या हैं। वेटलैंड्स आमतौर पर ऐसे निचले इलाके होते हैं जिनमें साल भर या टेम्परेरी रूप से पानी भरा रहता है। ये कई तरीके के एक्वेटिक वेजिटेशन यानी कि हाइड्रोफिट्स, रीड्स संबंधित बायोडायवर्सिटी की एक बहुत बड़ी रेंज को बने रहने में समर्थन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों में कई किलोमीटरों की यात्रा करके माइग्रेटरी बर्ड्स अलग अलग दिशा में इन वेटलैंड्स की तरफ उड़ान भरते रहते हैं। वेटलैंड्स में कई ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जो लोगों से लेकर मछली और वन्य जीवन के लिए कई लाभकारी सेवाएं देने का काम करती हैं, जैसे कि जमीन के नीचे की पानी की प्योरिटी की रक्षा और सुरक्षा करना, मछली और दूसरे वन्य जीवों को आवास प्रदान करना, बाढ़ के पानी को सोखना और ज्यादा गर्मी के दिनों में अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बनाए रखना इसकी कुछ खूबियों में शामिल है। दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के वेटलैंड्स, आइए देखते हैं कि किस तरह दिल्ली और एनसीआर के आसपास बने दो बड़े वेटलैंड्स किस तरह इसमें रह रही इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए एक उपकार के समान काम करती हैं। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं नजफगढ़ वेटलैंड्स की। नजफगढ़ वेटलैंड्स साहिबी नदी द्वारा बनी एक पुरानी झील या फिर कह लें कि एक दलदली इलाका है। वैसे तो दिल्ली के बीचों बीच से बहने वाली साहिबी नदी एक समय पर दिल्ली के लिए साफ पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स रही है, लेकिन पिछले कई दशकों से दिल्ली और उसके आसपास बढ़ती जनसंख्या और उनके द्वारा बहाया जाने वाले कूड़े ने अब इस नदी की शक्ल और सूरत को पूरी तरह बदल दिया है। अब इन नदी को हम आमतौर पर नजफगढ़ नाला या फिर नजफगढ़ ट्रेन के नाम से जानते हैं। यह नाला करीब 51 किलोमीटर का सफर तय करते हुए दिल्ली और हरियाणा से होकर बहता है। इसके बावजूद नजफगढ़ झील दिल्ली और हरियाणा में एक बेहतरीन बायोडायवर्सिटी वाली जगह है। झील और इसके आसपास के खेत पक्षियों के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हर साल यहाँ कम से कम 5000 ग्रेटर फ्लैमिंगो दुनिया के अलग अलग भागों से माइग्रेट करके आते हैं। बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट्स की माने तो ये फ्लैमिंगो की प्रजातियां गुजरात और कजाकिस्तान से आती हैं। इसके अलावा ग्रेटर फ्लैमिंगो की एक प्रजाति ऐसी भी है जो यहीं पर रहती है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे देश में पाए जाने वाले सबसे बड़े बगुलों में से एक है। वहीं करीबन 200 दूसरे प्रकार के पक्षी जैसे कि ऑर्मोरेंट्स, डार्टर्स और आइबिस भी इन वेटलैंड्स में सामूहिक तौर पर अपने घोंसले बनाते रहते हैं। दूसरी तरफ नजफगढ़ के इन वेटलैंड्स में बारहेड गीस एंड रब्स भी पाए जाते हैं जो कि कहते हैं कि तिब्बत, चीन और रूस से यहाँ आते हैं। अलग अलग बर्ड साइंटिस्ट ने यहाँ 150 से ज्यादा अधिक पक्षियों के प्रजाति की गिनती की है और बताया है कि इनमें से कुछ तिब्बत और ग्रेटर हिमालय से प्रवासी पक्षी हैं। 1000 से ज्यादा बार हेडेड गीजा यहाँ तिब्बत पठार से सर्दियां बिताने के लिए आते हैं। इनके अलावा कई अन्य विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ कॉमन है नॉर्दर्न पिनटेल, यूरेशियन वीगन, नॉर्दर्न शॉवेलर्स, कॉमन टेल, रूडी शेल्डक, गैडवॉल, कॉमन पोचार्ट और गार्गनी। इसके साथ साथ हैरान करने वाली बात यह भी है कि यहाँ कई बार कुछ अनकॉमन स्पीशीज भी देखी गई हैं, जैसे कि व्हाइट फ्रंटेड गूज, फेरोजीनियस पोचार्ट और कॉमन शेल्डक। दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह भी है कि इस नजफगढ़ नाले से जोड़कर आज के समय में कुछ ऐसे खतरे भी बताए गए हैं जिन पर एनजीटी भी मुख्य तौर पर ध्यान दे रही है। सरकारें भी अब इस दिशा में सूद लेते हुए निरंतर काम करने लगी है। इसके लिए सरकार नजफगढ़ नाले में तब्दील हुई साहिबी नदी को वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछले साल बजट में इसका काफा पेश किया था। सरकार नजफगढ़ ड्रेन के पानी को साफ करने के साथ सड़क के दोनों तरफ सौंदर्यीकरण करेगी। इसके लिए बजट में 705 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साफ होने से आने वाले 2 सालों में यमुना को भी पूरी तरह से साफ किया जा सकेगा। नाले में दाग और ठोस कचरे के प्रवास को रोकने के लिए कंसर्न अथॉरिटीज को अलग अलग जगहों पर
मैश के जाल लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ यह सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे कि नजफगढ़ नाले को मूविंग रिजर्वॉयर के रूप में काम करने के लिए पानी की आइडियल गहराई मिल सके और ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने में भी मदद मिले और वाटर एक्टिविटीज के लिए भी एक सूटेबल स्थान बने। लेकिन अगर हम गुड़गांव के नजदीक बसी वेटलैंड की बात न करें तो शायद आज ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा। इसी कड़ी में दिल्ली एनसीआर में आने वाला दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल रिजर्व या फिर वेटलैंड है बसई में। बसई वेटलैंड नजफगढ़ से कुछ ही दूरी पर बना हुआ बारिश और सीवेज वाटर को सोखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यह एनसीआर के सबसे अच्छी और कामगार वेटलैंड्स में से एक है। यह गुड़गांव के एक कोने में चारों तरफ से बड़ी बड़ी इमारतों से घिरी हुई एक जगह है जिस पर कभी न कभी आपकी नजर जरूर पड़ी होगी, लेकिन आपने शायद उतना गौर नहीं किया होगा। ये बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि लगभग 300 अलग अलग तरह की प्रजातियों का घर है। ये एक सीवेज वाटर के द्वारा बना हुआ नेचुरल सोर्स है। बसई वेटलैंड को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और BNHS इंडिया द्वारा एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया है। आमतौर पर यहाँ विदेशी पक्षियों की 100 से 150 प्रजातियां अक्टूबर से मार्च तक माइग्रेट करती हैं। हाल ही में हुए सर्वे में यह बात सामने आई है कि बसई वेटलैंड इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के 3 क्राइटेरियाज को पूरा करती है। इसमें बड़ी संख्या में कई पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है ग्रे हेडेड स्वैम्पफिन, कैटल एग्रेट, ब्लैक बिटरिन, सिनेमॉन बिटरिन, येलो बिटरिन और येलो बैलीड पिराना। गुरुग्राम का यहाँ बसई गांव अपने वेटलैंड के लिए पॉपुलर है, जो कई तरह के एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज का हमेशा से घर है। वहीं इसके दूसरी तरफ की एक कहानी ये भी है कि बसई निरंतर विकास और शहरीकरण से भी खतरे में है। गुड़गांव शहर की बढ़ती सीमाओं की वजह से इसकी साइट के आसपास की खेती की जगह भी निरंतर कम होती जा रही है, जिसका सीधा सीधा असर बसई वेटलैंड पर दिख रहा है। बसई वेटलैंड गुड़गांव के सेक्टर 9 और 10 से जुड़ा हुआ है, जो शहर के प्रमुख रिहायशी इलाके हैं, जिन्हें बसई गांव की पुरानी जमीनों पर बसाया गया था। पिछले 2 दशकों में गांव की खेती की बहुत बड़ी जमीन पर अब इन कंक्रीट स्ट्रक्चर का खतरा है। एनवायरमेंटलिस्ट की इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय है, जिसमें यह आशंका अक्सर जताई जाती है कि इतने बड़े स्केल पर होती कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, रियल एस्टेट डेवलपमेंट और क्लाइमेट डिस्टर्बेंस इन वेटलैंड्स पर बुरा असर छोड़ते हैं। वहीं गुड़गांव को पीने के पानी की पूर्ति करने वाले हुडा के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी कुछ खेती की जमीन को इस्तेमाल में लिया गया है। शहरीकरण के कारण बसई गांव को 6 गांव के तालाबों में से 5 के नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिसका भी कहीं न कहीं असर इन वेटलैंड्स पर ही पड़ा है। इस कड़ी में अगर थोड़ा और बड़े स्तर पर सोचें तो रामसार कॉन्वेंशन का नाम सबसे ऊपर आएगा। रामसर समझौता वेटलैंड के संरक्षण और प्रबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को दुनिया भर में विभिन्न देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सहमति की गई, जिसे रामसर समझौता या रामसर संधि कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी वेटलैंड्स को संरक्षित करना है। रामसर संधि में शामिल देशों द्वारा ये समझौता 21 दिसंबर 1975 में पूर्ण रूप से प्रभाव में लाया गया। भारत द्वारा 1 फरवरी 1982 को इस संधि में हस्ताक्षर किया गया था। इस वेटलैंड्स के एक और दूसरे बड़े फायदे की बात करें तो ये वेटलैंड्स हमारे इन बड़े शहरों को बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा से भी बचाती है। इन वेटलैंड्स की मॉनसून में होने वाली एक्सेसिव बारिश को सोखने में भी एक अलग भूमिका होती है। ये शहरों में जमा हुए एक्स्ट्रा पानी जो बाद में उस जगह के लिए बाढ़ का खतरा बन सकती है, उसे भी कई हद तक कम करती है। वेटलैंड्स की इन खूबियों से एग्रीकल्चरल लैंड्स में पानी से हुए नुकसान को भी कई हद तक कम किया जा सकता है। बाढ़ रोकने के दूसरे और तरीकों के साथ साथ अगर हम इन वेटलैंड्स को भी बचाएं तो यह बहुत ही कारगर चीज साबित हो सकती है। इसका एक बड़ा पहलू ये भी है कि ये वेटलैंड्स हमें इस प्रकार के नेचुरल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इनमें सबसे ऊपर है फिश और शेलफिश, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, टिम्बर और वाइल्ड राइस। देश के कई मछली पकड़ने और शेल फिशिंग इंडस्ट्री वेटलैंड्स में पाई जाने वाली इन प्रजातियों पर निर्भर करती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी ये कई ऐसी दवाइयों में काम आते हैं जो मनुष्यों की जान बचा सकती है। इसी के साथ आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।